अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना और प्रोग्राम है बिज़नेस आवर। नाज़रीन, जैसे कि हम अपनी सीरीज़ और प्रोग्राम के अंदर आपको बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मिलवाते हैं। आजकल कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आपको सरापा एहतजाज करते हुए हर शहर से नज़र आते होंगे। बात ये थी कि हमने इस प्रोग्राम की नौयत जो होती है वो आपको बिज़नेस कम्युनिटी से मिलाने की, और उनके जो जिस तरीके से उन्होंने अपने कारोबार को तक़वियत दी होती है उसके ऊपर उनसे हम पूछते हैं कि उनका कैरियर कैसे गया। लेकिन आज के प्रोग्राम को, क्योंकि इसको इतने प्रोग्राम्स हमने किए, सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम चलते रहे, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से हमने आपको मिलवाया, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते गए। लेकिन अब कुछ वजह ये बनी कि जब से नया बजट आया है उसके बाद फिर एमनेस्टी स्कीम भी आ गई, साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ जमा हो गई। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मैंने आज हमें जिन्होंने टाइम दिया है वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनके कहा जाएगा बिज़नेस, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी वो बहुत पेश होते हैं, और साथ साथ वो हुकूमत के अंदर भी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। मेरे साथ आज जिन्होंने मुझे टाइम दिया है इस प्रोग्राम के लिए, जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। वेलकम टू द शो। ज़ुबैर साहब, क्योंकि प्रोग्राम की नौयत कुछ ऐसी होती है कि हम बात करते हैं कि कैरियर के ऊपर से शुरू करते हैं और बिज़नेस के ऊपर पूरी बात की जाती है, लेकिन कुछ पहले तो ये बताइए कि क्या आप यही बिजनेसमैन बनना चाहते थे, या कोई सियासतदान बनना चाहते थे, या चाहते थे कि किसी सिविल सर्विसेज में या पाकिस्तान को सर्व करें? देखें, किसी मेमन से सवाल पूछना जो है ना ठीक नहीं है। अच्छा। बात ये कि बिजनेसमैन बनना चाहते थे, हमारा चाहने का होता ही नहीं है। बिजनेस मेमन जो होते हैं वो बिजनेस फैमिली में जो पैदा हुआ वो बिला कहे हुए वो बिजनेसमैन बनता है आगे जाके। लेकिन जब हम यहाँ तक जब हम पहुँचे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, अगर हम और कुछ कोई और शोबा भी होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि बिज़नेस के अंदर बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत सारी ऐसी तकालीफ हैं जो पहले हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं थी। अब जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़माना भी तरक्की कर गया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल भी आ गए हैं, बहुत सारे मसाइल आ गए हैं। तो आपकी पैदाइश क्या कराची से ही है, या जी आपका ये जो बिल्कुल बिजनेस है फैमिली बिजनेस को ही आप फैमिली टेक ओवर बिजनेस है। लेके ये आगे फैमिली बिजनेस है। आज भी हम सब भाई जो है ना एक साथ ही हैं, पार्टनर्स हैं सब, और जो है ना हमारे बच्चे भी साथ काम करते हैं, और हम फैमिली बिजनेस के तौर पर गारमेंट्स इंडस्ट्री से जो हमारा मुंसलिक हैं उसी से बिल्कुल ही आप चले हमारा टेक्सटाइल से ताल्लुक़ है और कुछ पेपर का काम है। तो हम जो है ना इसी काम को जो है हम लेके चल रहे हैं, और टेक्सटाइल के हवाले से हम बहुत ज़माना हो गया कि मेरे ख्याल है हमारी फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट 60s में है, तो उसी जब से जो है ना हम वो उसके अंदर काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा है, काम ठीक है, और सब अल्लाह रोज़ी रोटी दे रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा ज़ुबैर साहब, शुरू में हमने कभी देखा था कि जब ये टेक्सटाइल की बड़ा ही एक बूम था पाकिस्तान के अंदर, चाहे एम्ब्रॉयडरी वाले हों, चाहे यान वाले हों, चाहे फिनिश गुड वाले यानी कि नेटवेयर वाले हों, टावल इंडस्ट्री हो, जब कोटा सिस्टम हुआ करता था हम देखते थे कि बड़े लोग खुश होते थे, और एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसको सपोर्ट थी बिज़नेस कम्युनिटी के, ख़ास करके टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा हिस्सा डालता था। तो क्या देखते हैं किस तरीके से वक्त बदलता चला गया, क्यों इतना बुरानी जो है ये शक्ल इख्तियार कर गया? एक तो देखें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ वो चाइना का बिल्कुल आना और बहुत कम दामों पे दुनिया में माल देना, ये सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम हुआ हर एक को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। अच्छा। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, जो प्लेयर्स हैं इसके अंदर टेक्सटाइल के अंदर, उन सबको ये तमाम की तकलीफ़ें हुई। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा इसलिए हुई कि हमारे अरबाब इख्तियार ने वक्त पर फैसले नहीं किए। प्रॉब्लम ये था, देखिए बांग्लादेश जो है ना हमसे वहाँ 1 केजी कॉटन नहीं होता, अब उन्होंने कॉटन को उगाना शुरू किया है, उसकी कल्टीवेशन शुरू की है, और मुझे इत्तला मिली कि 1.5 लाख बेल्स उन्होंने कोई वहाँ जो है ना कल्टीवेट किए हैं। हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का दुनिया का चौथा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, और तो हम जो है ना हमारे यहाँ कॉटन कोई हमने कोई सबसे ज़्यादा कोई 14-15 मिलियन बेल्स भी की हैं, और हम कम से कम 9-10 मिलियन बेल्स पे भी आए। आज भी जो है ना 12 से 13 मिलियन बेल्स हमारा नहीं, हमारा 12-13 मिलियन का हमारा प्रोडक्शन है, हम कल्टीवेट करते हैं, और हमारे यहाँ 2 मिलियन तकरीबन जो है ना वो शॉर्ट पड़ती है जो हमारे साथ चलती है, जिसको हम इम्पोर्ट के ज़रिए उस तरह से उसको पूरा करते हैं। हम कुछ कॉटन एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ फाइन कॉटन को इम्पोर्ट भी करते हैं, इंडिया से भी करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से भी करते हैं, इजिप्शियन कॉटन भी आती है। लेकिन कहते हैं कि सर कि जो कॉटन की जो क्वालिटी है जो पहले थी उसके बाद इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की गई हुकूमत की जानिब से, या जिसको करना था उसके बाद अब क्वालिटी वो वाली अब रही नहीं है जो कि दुनिया में मांग है। एक हमेशा बात करते हैं मॉन्सेंटो सीड की।
मॉन्सेंटो सीड जो जब ये आए थे कोई एक मेरे ख्याल 10 साल हो गए, तब पाकिस्तान के पास भी वो आए थे, हमने वो सीड नहीं लिया। मैंने उस ज़माने में बड़ी गवर्नमेंट से बातें की कि भाई आप इसको लेना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, मॉन्सेंटो इंडिया ले रहा है। उन्होंने कहा जी जो है ना 5 साल के बाद ज़मीन जो है ना वो बाँझ हो जाती है। अब हमको नहीं पता था कि कैसा है, तो हमने उनसे कहा भाई देखिए इंडिया ने वो इस्तेमाल किया और उसका जो पर हेक्टर यील्ड थी उसने काफ़ी मल्टीप्लाई किया। जो हमने सुना है वो ये है कि 2 से ढाई गुना उन्होंने अपना सीट कर लिया। फिर इस मॉन्टेसेंटो में भी डेवलपमेंट की। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ग्रास रूट लेवल पर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा जो है ना अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई सच निज़ाम नहीं है। सीड बैंक है लेकिन ना होने के बराबर है। सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। आपको काश्तकार से सीड लेकर डेवलप्ड सीड देना चाहिए। मॉडर्न उसके अंदर सीड के अंदर जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपकी पर हेक्टर यील्ड बढ़ती है। ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम होता है, फिर पेस्टिसाइड के इस्तेमाल का प्रॉब्लम है। तो कॉटन के हवाले से तो बहुत सारे प्रॉब्लम है और हम मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर में नहीं कर सकें, इस वजह से भी जो ना वो हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर आगे देखें तो हमने अभी भी जो कॉटन हमारे यहाँ हम ग्रो करते हैं वो पूरी को हम वैल्यू एड नहीं कर सकते। आज भी हम यान एक्सपोर्ट करते हैं, रुई भी एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रे क्लॉथ भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसको एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको पाकिस्तान से फुल्ली वैल्यू एडेड आइटम्स को एक्सपोर्ट होना चाहिए, गारमेंट और अपैरल्स को एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप उठा के वो कर रहे हैं जी, आप यान एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना ये अगर आप इसको देखें, टेक्सटाइल एक ऐसा शोबा है जिसके अगर कम से कम 7 सेक्टर्स हैं। अगर आप जिनिंग से गिन लें, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग या निटिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट, अपैरल्स, ये जो है ना 6-7 सेक्टर्स हैं। इन हर एक के अंदर वैल्यू एडिशन होती है और जब आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो इन तमाम के अंदर रोजगार का जरिया है। आप देखें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हर स्टेज पे होती है। स्पिनिंग में फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर वही रुई तो वही है लेकिन वो स्पिन होके धागा बन के वीविंग में गई, फिर वीविंग में मजदूरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। फिर इसी तरह से प्रोसेसिंग और गारमेंट के अंदर, गारमेंट एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल है। ये जो हम बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये सारी जब पैदा होती है मेरे हिसाब से इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द आउटकम ऑफ एम्प्टी स्टमक है, कुछ भी नहीं सर है। इस पे बहुत सारी बातें आपसे हो सकती हैं और करनी भी हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये सब आप चीज़ें आप तो जानते हैं, आप माशाल्लाह अगर आपको माहिर माशियात बोलें तब भी उसके ऊपर भी आप फिट होते हैं, कामयाब बिजनेसमैन बोलें तब भी बोलते हैं, बिजनेस पॉलिटिक्स में भी आप आगे हैं। तो पॉलिटिक्स में चले गए थे, एक एडवाइज़र भी रहे सीएम के साथ आपने इन्वेस्टमेंट के, तो वो क्या एकदम कहाँ कह रहे हैं कि बिजनेस मेमन होने के साथ बिजनेस छोड़ते छोड़ते एकदम पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंध में नहीं था, ठीक है, पंजाब ने बनाया था। इन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाना था सिंध में, इनिशिएशन। उन्होंने मुझे बुलाया कि इसको आप जो है ना इसको इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो मैंने इनको कुछ शर्तें रखी जो उनको, मैंने कहा जी अब ये मॉनेटरी अफेयर्स में मैं नहीं जाऊंगा और आदमी की कोई सीवी मैं नहीं लिखूंगा कि इसको तरक्की दो या इसको मत दो। और ये जो आपके जो ये गवर्नमेंट के जो आदमी हैं उनको मैं नहीं रखूंगा। मार्केट बेस्ड सैलरी पे जो लोग होते हैं उनसे मैं लोगों को उठाऊंगा तो ये बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। आपके गवर्नमेंट के इदारों से, गवर्नमेंट के जो अच्छे लोग हैं उनको ज़रूर रखेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते। फिर 4-6 रोज़ बाद फिर बुलाया कि नहीं अच्छा जी ठीक है जी आप ये करें और आप इस्टेब्लिश करें। तो उनको इस्टेब्लिश करना था, वो इदारा उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया। और एज अ बिजनेसमैन ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट लाना है। तो हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट लाते हैं या हमारा जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे बेचते हैं, यही हमारा काम है ना, हमारा काम और तो कुछ है ही नहीं। तो उसके अंदर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्टेब्लिश किया उसको और पूरा उसको A to Z शुरू किया और उसको पूरा इस्टेब्लिश करके और कई मुल्कों के अंदर, मेरे ख्याल है अमेरिका को छोड़कर रशिया के अंदर भी, चाइना में भी हमने रोड शोज किए और इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट आई। आज जो थरकोल के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ये टोटल हम जाके लेके आए। कैम अली शाह साहब और मैं बड़ा ट्रैवल किया और उसके साथ सारी चीज़ें करके आए। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी होती हैं कि एक दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत हैं। तो जब एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा जब बात करता है तो उसको ये नज़र आता है कि इसकी कमिटमेंट होगी। तो इस वजह से मैंने उसके अंदर हामी ये भरी कि पाकिस्तान का फ़ायदा है, सिंध का फ़ायदा है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं जिसकी यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है तो हमको जो है ना एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, गरीबों को काम मिलेगा। उस नज़रिए से कि हमने अपना काम तो बहुत किया, अब जो है ना हमको मुल्क को भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। और अगर हमको अल्लाह ने अहलियत दी है तो वाई नॉट। तो आज भी आप देखें कि जितनी हमने काम किए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में,
आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लोग इसी को देखते हैं और इसी के साथ चल रहा है। जो हमने तो वो पीपल्स पार्टी का कौन सा कायम अली शाह साहब थे उस वक्त? कायम अली शाह साहब थे, कायम अली शाह उनके साहब दौर में आपने थे, उन्हीं के दौर में किया। और मैं हमेशा ए पॉलिटिकल रहा, और जिसके अंदर जब हमने बात की ना हम पार्टी कभी ज्वाइन करेंगे, ना आज की है ना कभी की, सोचा नहीं इलेक्शन कभी भी लड़ने के सोचा लिए, भी, recent से बल्कि साल कहा उन्होंने, हमने कहा हमने पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अच्छा। उस पे उनको हमेशा नाराजगी भी रहती थी कि पार्टी, बड़े कम मेमन हैं सियासत में भी, गिने चुने नाम हैं जो कि लेकिन सियासत बात में यह है कि हमारा काम सियासत है ही नहीं, मेरा ख्याल है हम उस जीन्स नहीं है हमारे। बात ये बिजनेस कि पॉलिटिक्स तो करते हैं, आप बिजनेस चैम्बर के पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। बिजनेस पॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा। बिजनेस पॉलिटिक्स वो है जिसमें आपने इलेक्शन लड़ना होता है अपनी ही बिजनेस कम्युनिटी से, और उसके अंदर टोटल वोट को 2000-3000 होते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके 3 लाख से ऊपर वोट होते हैं। इसका और उसका कोई आपस में कोई मेल जोल नहीं। लेकिन आगे जाके जो आपके बजट से आने से पहले जो आप तमाम लोगों के साथ मिलके मशावरत करते हैं, ये तो हमारा वो काम है। हुकूमत के पास जाते हैं, मिनिस्टर से मिलते हैं, वजीर आजम से मिलते काम ही हमारा है वो। हाँ। देखिए वो काम हमारा वो है, ट्रेनिंग इसलिए एक प्लेटफॉर्म तो वो था ना नहीं, आगे। बात ये है कि वो काम हमारा है। आज भी अगर हमसे कोई मशवरा ये हुकूमत मांगती है, आज भी हम जाते हैं, आज भी हम बैठ के उनसे मशवरे करते हैं, आज भी सब कुछ करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और आज भी मेरी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए आज भी हैं, जब तक जिंदा हूँ, जब तक हैं। देखिए ये बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जितनी भी हमारी बातें होती हैं, मैंने तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ा काम किया है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये जो आपका आज अब्दुल्ला यूसुफ साहब और मुशर्रफ साहब के ज़माने में मैं FBR के साथ मिलकर बड़ा काम किया, और एक फार्मूला बनाया मैंने, जो कि यहाँ अंडर इन्वॉइसिंग का बड़ा मेनेस था जो कस्टम के ऊपर, तो हमने एक पॉलिएस्टर के ऊपर हमने पूरा एक फार्मूला बना के दिया, जो मोती वाला फार्मूला के नाम से ही चला, और कस्टम गैजेट में आज भी मोती वाला फार्मूला के नाम से, उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को उसके अंदर फ़र्क पड़ा, और हमने उनकी ड्यूटीज़ को कम किया। और हमने एक ऐसा कंप्यूटर का फार्मूला बना के मैंने उनको दिया, जिसमें आप कोई भी, जो अगर आपका ग्रे कपड़ा आता है तो आप ग्रे पे दबाएं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, चाहे डिक्लेयर करने वाला कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करे, तो वो जो है ना उसके ऊपर आपको ड्यूटी उस पर मिलेगी जो फार्मूला कहता है। इसकी बड़ी लोगों ने अपोजिशन की, जो इम्पोर्टर्स हैं, लेकिन वो आज भी चल रहा है, कई साल हो गए और वो चल रहा है। तो हमने तो और बहुत सारे काम हमने किए। जीरो रेटिंग की जो है वो पूरा उसकी जो ना उसका ऑथर मैं हूँ, उन्हीं के साथ बैठ के उनके साथ हमने किया, जिससे एक्सपोर्ट तकरीबन डबल हो गई। जब हमने 2006 में जब किया तो एक्सपोर्ट एकदम बढ़ी, और $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसी के बाद आई। तो मैं समझता हूँ कि हमसे जो सर्विस हो सकी इस मुल्क के अंदर, थर कोल के अंदर आप देखें, इसके अंदर मैं लगा रहा, थर कोल बोर्ड का भी मैं चेयरमैन रहा और थर एनर्जी बोर्ड का भी मैं चेयरमैन था, और जो है ना उसके अंदर हमने ये कोशिश की कि किसी तरह से हो। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह 660 मेगावाट थर से आ रहा है, और कई इंटेंट जो है ना लोग इन्वेस्टर्स अभी भी हैं जो ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये सारे काम हमने किए हैं। ठीक। ज़ुबैर साहब, एक चीज़, पिछले अदवार जो हमारा दौर गुजरा उसके अंदर कराची काफ़ी दहशतगर्दी की लपेट में, दहशतगर्दी क्या, यहाँ पे एक टग एंड वॉर चल रही थी, सियासत हो रही थी। उसमें जिस इलाके में आप लोगों की इंडस्ट्री, जिसको साइट का एरिया कहा जाता है, एक बहुत बड़ा, अगर कहा जाए तो बहुत सारी यहाँ इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, तो क्या उस वक्त सर्वाइव कैसे किया? उस वक्त तक तो इतनी आवाज़ें आप लोगों की तरफ से बिज़नेस कम्युनिटी की नहीं आती थी जितनी कि हमने देखा जब अब हालात सही हो गए तो आप लोग अब हुकूमत के जो इक़दामात हैं उसके ऊपर भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो जो दौर था, क्या वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी? क्या उस वक्त मईशत के हालात भी इतने कोई ख़ास तो नहीं थे? पाकिस्तान पूरी अपनी हालत जंग में था, दहशतगर्दी भी थी, साथ में पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी टग एंड वॉर में थी, तो उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी कैसे एक उर्दू की कहावत है कि कब्र का हाल जो है ना वो मुर्दा ही जानता है। आपने सुना ना? यही हमने वो जो वक्त गुजारा है वो इंतहाई तकलीफ दे था, इंतहाई ख़राब वक्त था, लेकिन इसमें कई हमारे जो साथी हैं वो कई शिफ्ट भी हो गए, कई दुबई शिफ्ट हुए, कई बांग्लादेश शिफ्ट हुए। वो वही दौर था जिसमें पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बड़ा प्रॉब्लम पहुंचा, बड़ा धक्का पहुंचा। आप देखें ना इसको, अगर आप देखें कि उस ज़माने के अंदर आज भी जो बांग्लादेश में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वहाँ जाके उन्होंने इस्टेब्लिश किए अपने कारखाने, दुबई में आप देखें, हमने एक सर्वे करवाया था दुबई में। ज़ुबैर साहब, यहाँ मैं आपको रोक देता हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, इसी को यहीं से कंटिन्यू क्यों करेंगे नाज़रीन, क्योंकि बात चल रही है। अब पूछेंगे ज़ुबैर साहब से कि तो यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट बाहर गई, इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ से गई थी जब यहाँ कराची के हालात ऐसे थे। हमने बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी को देखा, कोई यहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज़ को श्रीलंका भी गए, बांग्लादेश भी गए, शिफ्ट हो गए। तो अब पूछेंगे कि अब क्या हालात है और कौन कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ से उड़ के दूसरे ममालिक चली गई। ब्रेक ले लेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि बात चल रही थी कि जब यहाँ के हालात ऐसे थे, तो ज़ुबैर साहब आप जो बात को वहीं से कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ से दुबई भी गए, लोग उठ के चले गए, तो फिर क्या कैसे रहा, फिर वो दौर गुजर गया? वो दौर गुजर गया और वहाँ जो है ना, जो लोग ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए वो अभी वापस नहीं आए। जब आदमी एक इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कहते हैं कि जी ठीक है, अब हमने रोज़ी कमानी है ना। सुना था वहाँ उस वक्त रेट भी बैंक की तरफ से भी बड़े अच्छे 3% के ऊपर जब बहुत था, नहीं, बड़ा अच्छे रेट भी मिल कई रहे थे, लोग कर्जे भी मिले लोगों को। वहाँ पे लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री देखिए, बांग्लादेश जैसे मैं मुल्क अपना में। बताता हूँ। मैं दुनिया भर में जाता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरा टेम्परामेंट 4 दिन का है। 4 दिन बाद मुझे कराची याद आता है। मैं बोला नहीं, वापस चलो कराची। तो एक अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपना अपना टेम्परामेंट होता है। लेकिन उस वक्त तो जान के लाले थे। जिसको धमकी आती थी वो क्या करेगा, आप मुझे बताएं। उस ज़माने में धमकियाँ आती थी, खत आते थे, और लोग किडनैपिंग होती थी, इतना कुछ होता था कि लोगों को ये जो गए हैं, और आज जो ये हम जो एमनेस्टी स्कीम की जो बात कर रहे हैं उसकी बात करें, ये वो लोग हैं जो बेचारे उन हालात के तहत गए हैं। ये उन हालात में मैं कईयों को जानता हूँ जो कि बेचारे ऐसा है कि जैसे यहाँ से भागे हैं। और हम तो इसलिए रह गए कि हमने तो इधर ही रहना है, उधर ही मरना है। हमने तहिया हमारा है कि पाकिस्तान में हमने रहना है, पाकिस्तान में जिंदा रहना है, पाकिस्तान में मरना, यहीं बिजनेस करना है। और यहीं अल्लाह ने इसी में बरकत दी हुई, और हम ठीक हैं, हम खुशहाल हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मसला सबसे बड़ा जो समझने का वो ये है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के अंदर कोई आदमी, मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेसमैन वो जो है इसको छोड़ना चाहता हो या जाना चाहता हो, सिवाय इसके कि जान का प्रॉब्लम हो। आपकी अगर जान है तो जान है, जान के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर ख़तरा आता है तो फिर आदमी छोड़। यही लोग वहाँ गए हैं और इसमें से कई वापस आ गए हैं, कई लोग वापस हैं और वापस आने के प्रोसेस में भी हैं। तो ये तो देखें, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर जो ज़माने का था तो उसकी तो बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं जो हम अब करने बैठे तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाएगा। चले अब बात करते हैं कि जो ख़ासकर आजकल देखा जा रहा है कि बजट आने से कबल जो है हमने देखा 5 इंडस्ट्रीज़ के ज़ीरो रेटेड जो है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी खुद भी अटेंड करी। प्रेस क्लब के अंदर आप लोगों की 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, दूसरी जगहों पे भी, यहाँ भी हम आते रहे। तो क्या आप लोगों को उस वक्त नहीं लग रहा था कि ये आप लोगों के साथ हो जाएगा और 17% पे आके जो है वो जो ज़ीरो रेटेड होती थी अब वो 17% पे आ गया? साथ ही साथ गैस के प्राइसेस, जो कि हम सर्दियों के अंदर हम आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने अटेंड करी कि गैस के प्रेशर बंद हो जाता था और आप लोग कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे। तो अब जब ये आप लोगों को पता था ये होने वाला है, तो अब हड़ताल और ये सब चीज़ें बातें क्यों की जा रही? एक तो मैं पहली बात थोड़ा सा इसको जो है ना समझने की ज़रूरत है कि टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट को हमने समझाया, जाके भी हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी बात की, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हमारी पिछले दिनों मुलाकात हुई, और तमाम वज़रा से, चाहे फाइनेंस हो, कॉमर्स हो, रेवेन्यू हो, चेयरमैन FBR हो, हमने सबको समझाया कि देखें ये जो है ना इस शोबे पे प्रॉब्लम्स दो हैं। एक तो ये है कि जब आप एक्सपोर्ट के ऊपर जब सेल्स टैक्स लगाते हैं तो रिफ़ंड का आपका निज़ाम ठीक नहीं है। आज तक जब से ये मामला है सेल्स टैक्स का, जब से आज तक कोई रिफ़ंड हमको कभी भी वक्त पे नहीं मिले। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट को सलाम पेश करता हूँ, इसलिए कि इस दफ़ा जो है ना उन्होंने पिछले जो हमारे रिफ़ंड जो साल 2-2 साल के बाकी थे उसके बॉन्ड्स भी दे दिए हैं, और DLTL के ज़रिए जो रिफ़ंड थे वो भी हमें मिले हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटम में मिले हैं। तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये उस पुराने हैं और ये उस वक्त के रिफ़ंड हैं जब ज़ीरो रेट था। अब जब ज़ीरो है इनपुट्स तो कौन सा रिफ़ंड अक्रू होगा? आप ये पूछेंगे कैसे होता है? देखिए, ज़ीरो तो मेरे पास है मेरी आइटम्स का, लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं। पैकेजिंग मटीरियल है, कार्टन रूह अफ़ज़ा वाला भी इस्तेमाल करता है, मैं भी करता हूँ, तो कार्टन को तो ज़ीरो रेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो मेरा इनपुट के अंदर आता है 17%। इसी तरह कास्टिक सोडा है जो सोप का भी रॉ मटेरियल है और हमारा भी है, तो कास्टिक सोडा के ऊपर 17%। तो ये जो है ना ये 1.5% बनता है टोटल हमारे प्रोडक्शन में। उसके इतने पैसे जमा हो गए 200 बिलियन रुपए। अब ये अगर कहते हैं कि हम 17% लगाएंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि 17 गुना हमारे अगर पैसे फंड्स ब्लॉक हो गए तो एक्सपोर्ट सर वो कह रहे हैं ना दे देंगे 3 महीने में आपको पेमेंट कर 3 महीने कब शुरू होंगे? अब ये समझने की बात है। ये भी मैंने शब्बर साहब को समझाया कि देखिए, कोई उन्होंने खुद भी लिखा है अपनी उस रिपोर्ट में कि 4 महीने लगते हैं। जब आप धागा खरीदते हैं और उसको गारमेंट तक कन्वर्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से 6 महीने लगते हैं, उनके हिसाब से 4 महीने लगते हैं। 4 और 6 महीने की बात हम अगर करते हैं, 4 से फिर उसके उन्होंने कहा कि 60 से 90 दिन में देंगे, तो ये दावा कर रहे हैं। तो 60 से, और हम GD के साथ दे देंगे, तो अगर देते हैं 90 दिन में तो 9 महीने का हो गया। और अगर मैं अब 17% अगर होता है और मैं साल में 3 ट्रांजेक्शन करता हूँ
तो आप समझ लें कि मेरे जो है ना 51% पैसे जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो सर इस तो वक्त उसके हालात भी तो मईशत के ऐसे हैं कि अगर नहीं, मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि मुल्क के पास कर्जे उतारने के पैसे नहीं। बहरहाल चीज़ें हमें मिल गई हैं, नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन वो वाली सिचुएशन अब नहीं नहीं है। जी, नहीं, मैं आपको लेकिन नहीं, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त तो खड़ा मैं होना आपको चाहिए था ना। समझाऊंगा तो आप अग्री करेंगे। देखिए इस वक्त क्या जरूरत है, देखिए इस मईशत को ठीक करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इंपोर्ट कम करनी है और एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो अगर आप एक्सपोर्ट आपने बढ़ानी है तो इस सेक्टर के पैसे ब्लॉक करके, लिक्विडिटी की क्राइसिस क्रिएट करके आप एक्सपोर्ट कम करेंगे या बढ़ाएंगे? मेरा बिल्कुल सीधा सादा सा सवाल है। तो ये तो बिल्कुल कोई भी बच्चा बता सकता है कि जो है ना इसके एक्सपोर्ट कम होंगी। और एसएमईज कैसे पूरा करेंगे? और दूसरा, आपका इंटरेस्ट रेट आज क्या है? 13-14% का इंटरेस्ट रेट है। जो पैसे आप मेरे रोकेंगे मैं कहाँ से लाऊंगा? टेक्सटाइल दुनिया भर को पता है कि ये हाई वॉल्यूम लो प्रॉफिट का बिजनेस है, जिसके अंदर 3 से 4% से ऊपर नफा कोई नहीं कर सकता ना। हम सोचते हैं करने की, क्योंकि माल ही इस तरह से बिकता है पूरी दुनिया के अंदर। हमने बांग्लादेश से कम्पीट करना होता है जो 12% कैश इंसेंटिव उनकी गवर्नमेंट देती है। हमारे यहाँ कोई इंसेंटिव नहीं है। चाइना का 16% इंसेंटिव है, इंडिया का 7% इंसेंटिव है। मैंने सारे जो कागजात हैं, सारे उनके एसआरओ हैं, वो भी मैंने गवर्नमेंट को मुहैया किए कि हम उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे। आप इसके ऊपर नजरसानी करें। आज भी मेरी अपील तो सर हमारे पास हर चीज़ रॉ मटेरियल अब मुल्क में तो है ही नहीं, आपको हर चीज़ बनाने के लिए भी तो इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं आपको ये कहता हूँ, सिवाय कॉटन के हमारे पास हर चीज़ इम्पोर्टेड है। जब आप उसको देखते हैं, अगर कॉटन इनरिच कपड़ा है तो उसके अंदर आप देखेंगे आपको तकरीबन 60% 55% इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है। वो तो हमने इम्पोर्ट करना है। तो अगर आप डिवेल्यूशन किया, अब मैं कहता हूँ कि डिवेल्यूशन जब हुआ तो हमने परफॉर्म किया। आप अब देखें, पाक रुपी के अंदर हमने पिछले 4-5 महीनों के अंदर 29% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। तो हम उस क्वांटम को, उस ग्रोथ मोमेंटम को हम बिल्ड करना चाह रहे थे कि भाई इस तरह से हो जाए। दूसरी तरफ यही कारखाने लोकल का काम भी करते हैं। 80% पाकिस्तान में माल एक्सपोर्ट हो जाता है और 20% जो है वो लोकल कंजप्शन में आता है। वो कहते हैं कि 20% पे हमने पैसे लेने हैं। 20% के पैसे लेने के लिए आप 80% के आप पैसे रोक लें और उनकी लिक्विडिटी को क्राइसिस में डालें, ये मुनासिब नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 17% और +3% आप ये कब लगा सकते हैं? जब आपके पास लेने वाले रजिस्टर्ड हों। आज होलसेल के अंदर 3% लोग रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप अगर इसके ऊपर अगर आप लगा देंगे सेल्स टैक्स, तो आप कैसे, वो कौन लेगा, किधर से आएगा? फ्लाइंग इनवॉइसेस आ जाएंगी। जो एक्सपोर्ट के लिए जो माल बेच रहे हैं वो दूसरे नाम से बेचेंगे। आपकी पेपर शिपमेंट शुरू हो जाएंगी। सारा गलत काम जो है ना शुरू हो जाएगा। प्लस लोकल वाले इसलिए भी नहीं दे सकते कि अंडर इन्वॉइसिंग इस वक्त भरपूर है, स्मगलिंग है, अफगान ट्रांजिट रेट के अंदर बहुत सारा माल आता है। तो ये 20% अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। साथ के साथ अब सारे काम जो है ना उन्होंने साथ किए। 31% गैस बढ़ा दिया, वो भी एक तकरीबन वो बढ़ गया। फिर बिजली भी 75 पैसा लेकिन बढ़ी। हुकूमत का दावा है कि हमने इंडस्ट्रीज वालों के लिए गैस का प्राइस भी कम किया और बिजली के नर्ख भी कम किया। कम नहीं किए। देखें, वो दावा आज भी यही कर मैं रहे आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। देखिए, जब सारी इंडस्ट्री के लिए दाम बढ़े तो इन 5 सेक्टर के लिए दाम उन्होंने फ्रीज किए। 600 रुपए के ऊपर उन्होंने फ्रीज किया। अब 600 रुपए से कम दाम बांग्लादेश का ऑलरेडी है। तो अगर मैं बांग्लादेश के सामने माल नहीं बेच सकता, उसकी वजह यह है कि उनकी कॉस्ट कम है, वो कम दाम में माल बेचते हैं। अभी उन्होंने 31% बढ़ाया, हमारा 600 से 31 बढ़ा। उनका 782 से जनरल इंडस्ट्री का 1021 पे पहुंच गया, जो वो भी बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ वो भी जो है ना जनरल इंडस्ट्री को भी चलना चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वही पैदा करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम से हम टेक्सटाइल की जो बात कर रहे हैं, अब 31% गैस का दाम तो बढ़ा ना, चाहे वो 600 पे बढ़ा चाहे 782 पे बढ़ा, हमारी कॉस्ट पे तो बर्डन आया ना। वो मैं इसको पास ऑन तो इसी को करूंगा, मैं तो लूंगा अपने होलसेलर से। वो कहते हैं हमारे पास गुंजाइश नहीं, हम चाइना का माल बेच लेंगे जो हमारे पास आ रहा है। अब बेहिसाब हर शहरों में बड़ा मार्केटें बनी हुई हैं, आप देखें, जिसको जितना माल चाहिए आप उठा लें। अब इस शक्ल में हमारा माल अगर सस्ता होगा तो ही बिकेगा। जाके महंगा कर दें आप इसको, फिर ये बढ़ रहा है। फिर इसके बाद डॉलर डिवेल्यूशन की वजह से तो आप हमारा लोगों के लिए फायदा है ना। नहीं, डॉलर डिवेल्यूशन में लोकल में नुकसान है। सर हुकूमत आज भी दावा करती है कि डॉलर, हमने एक्सपोर्टर को सबसे ज्यादा फायदा है उसके अंदर। मैंने आपको देखें, मैं ये मैंने एक्सपोर्ट को खत्म किया, उस पर मैंने कहा कि डिवेल्यूशन की वजह से 29% मेरा एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ लोकल की। जब आप लोकल की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कपड़ा कैसे बनता है, स्टार्च, ये सारी चीजें चाहिए। फिर आपको डाइस, केमिकल्स को रंगने के लिए, प्रिंटिंग के लिए चाहिए। सारों के दाम 30% बढ़ गए, क्योंकि 30% डॉलर बढ़ा,
30% ये उनकी प्राइजेस बढ़ी और 30% प्लस कस्टम ड्यूटी ऑन ओवर एंड अबव बढ़ी, तो ये कॉस्ट बढ़ गई। तो हमने जब हिसाब करते हैं तो कम से कम 20% कॉस्ट बढ़ी है इन कमोडिटी की, प्लस 20% आप मांग रहे हैं कि वो अनरजिस्टर्ड आदमी दे दे। वो अनरजिस्टर्ड कौन है? जिनको आपने रजिस्टर नहीं किया। हम आपसे कह रहे हैं कि आप इनको रजिस्टर करें। हमसे ये ना हमारे पास कोई इनवॉइस लेता है क्योंकि कोई रजिस्टर ही नहीं। वो कहते हैं जी हम रजिस्टर रहना चाहते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरर ने क्या कसूर किया है? आपने अगर ये कलेक्ट करना है लोकल से तो इसको मैन्युफैक्चरिंग को आज़ाद छोड़ें और जहाँ होलसेल में जहाँ कपड़ा बिकता है वहाँ से आप वसूल करें। हम तो कहते हैं होना चाहिए। मैं तो इस ओपिनियन का हूँ और मैंने बारहा कहा है, हर फोरम पे कहा है कि देखिए जी पाकिस्तान में हर एक को टैक्स देना चाहिए जहाँ से जो आमदनी आती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। हम ये नहीं कहते कि एग्रीकल्चर जो 1 रुपया कमाता है उससे लो। हम कहते हैं आपने 6 लाख का थ्रेश होल्ड रखा है, 6 लाख के बाद इससे ज़्यादा जो इनकम होती है उस पर एग्रीकल्चर को भी देना चाहिए, पान वाले को भी देना चाहिए, टेक्सटाइल को भी देना चाहिए, होलसेलर को भी देना चाहिए, रिटेलर को भी देना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन जब सेल्स टैक्स की बात करते हैं तो सेल्स टैक्स में सबको रजिस्टर होना चाहिए। हम रजिस्टर हैं, हम तो हमारे पास तो कोई भी अनरजिस्टर्ड है अभी मौका दिया है ना, सब बढ़ तो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने बढ़ा लिया है, काफी नहीं, टारगेट कोई भी अचीव नहीं। हुए। आप अभी भी देखें कि अगर आप जब तक होलसेल को रजिस्टर नहीं करेंगे टेक्सटाइल के ऊपर, आप टेक्सटाइल के होलसेलर को रजिस्टर ही नहीं, मुझसे कोई इनवॉइस नहीं लेता तो मैं क्या करूंगा? मैं ये कहता हूं कि ना हम हड़ताल पे हैं ना हम कुछ हैं। हमारा जो लेने वाला है, हमारा जो ग्राहक है, वो हमको ये पैसे देने को तैयार नहीं है। जब वो ये पैसे देने को तैयार नहीं है तो मैं गवर्नमेंट को कहाँ से भरूंगा? प्रॉब्लम ये हमारा। तो हमने कल जो बहुत काफ़ी बड़ी यहाँ मीटिंग हुई थी जिसमें होलसेल वालों को भी हमने बुलाया था। हमने उनसे सदा की कि आप रजिस्टर हो जाएं ताकि काम चलना चाहिए। आप रजिस्टर हो, हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। लिहाजा हमने कल गवर्नमेंट ने आईडी कार्ड की जो शर्त है उसको उन्होंने 1 महीना मौखर किया। अच्छा, हमने कहा कि आप आईडी कार्ड के साथ इसकी जो 17% की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी आप 1 महीना उसी के साथ मौखर कर दें। फिर हमारे साथ बैठकर उसके ऊपर मुज़ाकरात करके हम एक रेट तय कर लेते हैं कि कौन सा अफोर्डेबल रेट है जिसको होलसेल वाला देगा, कब तक वो रजिस्टर होगा, कैसे मोडालिटीज़ बनेंगी, वो क्या लेगा, उसके पास जो है ना वो जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बैंक में पैसे कैसे डालूंगा? अगर आपने वो बंद कर दिया, सब कुछ आपने बंद कर दिया, अब ये कैसे काम होगा, वो कैसे काम होगा? मुझे तो लगता है कि काम बड़ा डिस्टर्ब हो गया है और आइंदा भी डिस्टर्ब रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी मिलों, आपको पता है कि मिल वाला कभी भी मिल नहीं बंद कर सकता। हम जो मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको बंद नहीं कर सकते। तो हम तो नहीं बंद करना चाहते, किसी सूरत में भी नहीं बंद करना चाहते। हम गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के सुने कि हमारे मसाइल क्या हैं, वो मसाइल ठीक हो, हम इंशाअल्लाह ताला चलाने को तैयार हैं। गवर्नर कराची का, सदर पाकिस्तान कराची का, शब्बर जैदी साहब की बात करें वो कराची से हैं, वो आप लोगों के साथ बैठते उठते रहे हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। अगर हफीज़ शेख की बात करें, वो भी कराची के हैं, वो सब चीज़ें समझते हैं। तो फिर कहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ आ रहा है? दाऊद साहब हमारे रज़ाक दाऊद साहब हैं, ये तमाम लोग ऐसे इमरान खान के लिए हमने इलेक्शन में काम किया। तो बात सारी है कि फिर जब हर चीज़ मौजूद है, आप लोग मिलते हैं, निजी महफिलों में आपकी मुलाकातें होती हैं, हम खुद जाते हैं, हम खुद देखते हैं, मैं खुद विटनेस हूँ इन चीज़ों का। एक तो बात ये है कि मसला कराची का नहीं है। कराची के साथ जो नाइंसाफी होती है वो एक अलग चैप्टर है जिसके हम जरूर बात करना चाहते हैं। लेकिन सर मुल्क हम कहते हैं मईशत का, आप बोलते हैं ना 70% कराची रेवेन्यू जनरेट करता है। ये मुल्क का मसला है। फैसलाबाद भी बंद है इस वक्त, गुजरांवाला भी बंद है, मुल्तान भी बंद है। यानी जो अब ये बंद का मकसद ये नहीं कि कोई सारे के सारे बंद करके बैठे। जो एक्सपोर्टर है वो चल रहे हैं, जो एक्सपोर्ट को कैटर करते हैं वो चल जाते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर दोनों मिला के जो करते हैं, आगे से अगर कोई अब मेरी 100 रुपये जिसका मैं चार्ज लेता था, आज अगर उसका 140 रुपये चार्ज है तो 140 मैंने लेने हैं ना, वो कहता है मैं 40 नहीं दूंगा, तो मैं कैसे चलाऊंगा? ये कहना कि और कराची के शब्बर साहब के साथ हमने बहुत काम किया, 25 साल से ज़्यादा के ताल्लुकात। हफीज़ शेख साहब ये सिंध गवर्नमेंट में जब थे, हमने कई कमेटियों में साथ काम किया। वेरी नाइस, अपराइट पर्सन, वेरी गुड पर्सन। रज़ाक दाऊद जैसा तो मैंने आदमी नहीं होता, वेरी नाइस, वेरी पर्सन। ये सारे जो है ना, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि IMF के साथ इनकी कोई डील्स हैं, IMF के साथ इनके जो है ना कोई मुज़ाकरात कमिटमेंट्स है। अब IMF की आ गई है ट्रेंच, इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ बैठेंगे और ये जो अभी जो बंद है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल का और प्रोसेसिंग का, वीविंग का, ये सारे इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। और इस मुल्क की मईशत का हम पहिया जितनी तेज़ी से चलाना चाहते हैं, वो हमने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा यकीन दिलाया मैंने कि हम और प्राइम मिनिस्टर की एक बात सबसे बड़ी खूबी है कि मैं जब भी उनके साथ मीटिंग में बैठा और बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनकी मीटिंग है तो शुरू इस तरह से करते हैं कि जी आई वांट माय गवर्नमेंट
to be called as most friendly government in the history of Pakistan, most business friendly government in the history of Pakistan. I want to see that wealth creation takes place. I want to see that industries make profit. Until and unless they don't make profit, I will not have the job opportunities created in this country. इसी तरह से शुरू करते हैं। वांट में और होने में फर्क है ना, चाहते तो हैं लेकिन अगर एक दामाद आदमी- ऐसे तो अभी तक शुरू देखिए नहीं एक आदमी एक दफा बात करेगा, ज़ुबैर हर साहब, दफा जब इसको, एक बात करते करता हैं है। यहाँ पे, फिर ब्रेक का टाइम है क्योंकि ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। नाज़रीन बातचीत चल रही है, यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक से कंटिन्यू करते हैं। ज़रा बात करेंगे क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से ये बात की गई थी कि एक एमनेस्टी स्कीम और आनी चाहिए, और चाहे कराची चैम्बर हो चाहे फेडरेशन हो, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और ये हुकूमत आई, उसके बाद एमनेस्टी आ गई है, एमनेस्टी ख़त्म भी हो गई। ज़रा पूछते हैं जो रिक्वायरमेंट थी वही बिज़नेस कम्युनिटी की थी, अब कैसा देखते हैं और क्या क्या अब चीज़ें जो हैं आगे ईस्ट टू डूइंग बिज़नेस के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक ले लेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ज़ुबैर साहब, जो मैं बात छोड़े गया था कि ईस्ट टू डूइंग बिज़नेस की आप बात कर रहे हैं कि और कॉस्ट टू डूइंग बिज़नेस, दोनों एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ जो सवाल मेरा था कि बिज़नेस कम्युनिटी का एक आते ही उन्होंने आप लोगों की जानिब से ये बात थी कि एक एमनेस्टी स्कीम और देनी चाहिए ताकि लोगों का जो है वो अपनी इकनॉमी के अंदर डॉक्यूमेंटेड हो जाए, या जिनका जो काला धन है वो सफ़ेद करने की कोशिशों में अब तो ख़त्म हुई। क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हुई है इसके अंदर? मैं समझता हूँ एमनेस्टी स्कीम जो है वो कामयाब है, क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर ने इसको किया और तकरीबन कोई 64 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन भी हुआ, और जो है ना वो सारा एसेट्स भी जो बाहर थे जो यहाँ थे बहुत सारे डिक्लेयर हुए। अब कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा एमनेस्टी स्कीम दे के गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल खुलासा कर दिया कि अब जिसने जो देना था वो दे दिया, अब सारों ने जो है ना टैक्स भी देना है, और अगर कोई किसी के पास बेनामी जायदाद होगी उसको हम जब्त कर लेंगे। फेयर इनफ, आपने एक मौका दिया और उसके बाद आपने दिया, तो मेरा ख्याल ये काम होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेनामी जो ज़मीनें हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के पास कोई नहीं है। हमारे सिराज तेली साहब बोलते हैं ना, तो बेनामी कैसे हो सकती है मेरे पास, कि मैं बेनामी मेरे पास क्यों होगी? मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट है, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं क्यों किसी और के नाम पे लूंगा? क्योंकि मेरा 2 नंबर का पैसा है ही नहीं मेरा। तो अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी का किसी के पास अगर कोई पैसा हो सकता है तो टैक्स चोरी का हो सकता है, चोरी का पैसा नहीं होगा। तो ये पैसा किसके पास है? ये एक सवालिया निशान है। जिनके पास है वही कराएंगे ना, हमें तो कोई फिक्र नहीं है। हम जिनको बिग 3 समझते हैं, जिनकी बात की जाती है, उसके अंदर पहले नंबर पे सियासतदान, दूसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेट्स और तीसरे नंबर पे जो है बिजनेसमैन आता है। तो ना बिज़नेस कम्युनिटी से तो जो चाहते थे उनको तो टाइम मिल गया, लेकिन जो लोग थे जिन्होंने काला को सफ़ेद करना, तो वो तो उसमें शामिल ही नहीं हो सकते थे, वो एमनेस्टी ले ही नहीं सकते थे, जो कि ब्यूरोक्रेट हो गए या सियासतदान हो गए। देखिए जी, आप बेनामी के अंदर ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट और जो जिनकी आप बात करें शामिल ऐसा नहीं हो सकते। अगर जो ब्यूरोक्रेट है जिसने करप्शन के ज़रिए पैसा बनाया और उसने अगर अपने भाई के नाम की, बहन के नाम पे या किसी के नाम पे ली है ज़मीन, तो अब वो उस ज़मीन को बेनामी को अपने और ट्रस्टवर्दी नाम के ऊपर डिक्लेयर करके वो उसके नाम के कर देगा। उसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है, तो वो बेनामी से तो निकल जाएगा। तो मतलब उसके ज़रा वेज एंड मीन्स, लेकिन प्रॉब्लम अच्छी बात ये होगी इसमें कि ये जो जायदादें हैं ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी, और जो लोग इतनी बड़ी जायदाद के मालिक हैं उनको रजिस्टर भी होना पड़ेगा अगर उनका कोई कारोबार है, वो चीज़ें भी सामने आएंगी। अब जो है ना, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम बहुत अच्छे किए हैं जिसको मैं बहुत सराहता हूँ। जैसे उन्होंने अभी जो किया है कि 50,000 या इससे ज़्यादा का जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और फैक्ट्री चलाता है तो उस फैक्ट्री को रजिस्टर होना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये हाई टाइम है कि हमको जो है ना अपनी एक नंबर इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, अगर उसको कहें तो आप मेन स्ट्रीम इकॉनमी को हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तमाम लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा। आज जो हमारा टैक्स नेट है उसको हम सुन के हमको शर्म आती है कि 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और 22 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। उसमें से भी तकरीबन को 10 लाख लोग या 9 लाख लोग कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट करते हैं। सिग्निफिकेंट मैं उससे कहता हूँ जो 10 लाख या उससे ज़्यादा का टैक्स देता हो इस मुल्क के अंदर। वैसे 10 लाख लोग हैं। आप मुझे बताएं,
22 करोड़ लोगों के मुल्क में अगर 10 लाख लोग टैक्स देंगे तो और उन्हीं के ऊपर हम स्क्वीज करते रहेंगे, उन्हीं को निचोड़ते रहेंगे, तो ये तो गन्ना जो है ना वो भी जो गन्ने की मशीन में डालते हैं, इससे भी ज़्यादा टैक्स पेयर्स को यहाँ जो है ना निचोड़ा जाता है इस मुल्क में, क्योंकि और कोई है ही नहीं। जब तक आपको टैक्स नेट बढ़ा नहीं होगा, हम तो बिल्कुल इस गवर्नमेंट की इस ड्राइव में साथ है कि सबको रजिस्टर होना चाहिए। जो एलिजिबल है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ही शुड डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स दिस नेशन, होना चाहिए, इसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा सर, तो फिर जहाँ हम बात यही कर रहे हैं कि आप तमाम वो चीज़ें जो हुकूमत के फ़ैसलों को तो मान रहे हैं, फिर चीज़ें वहीं आ जाती हैं, तो इस वक्त मुश्किलात में तो फिर आप लोगों ने करना है। जहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि छोटे दुकानदार वो भी कह रहे हैं कि हम एहतजाज पे चले जाएंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने भी बोल दिया है कि अगर प्राइजेस को सही नहीं किया, टैक्सेस को कम नहीं किया, तो हम भी हड़ताल पे चले जाएंगे। पंजाब के अंदर सीमेंट वाले भी कर रहे हैं, उसके साथ एप्टिमा भी जो है वो भी एक्टिव हो गई है, वो भी कह रही है कि एम्ब्रॉयडरी वाले वो भी बंद हो गए हैं। तो अब फिर इसको कैसे देख रहे हैं, किस तरह आप जो इन तमाम चीज़ों को एक पेज पे ला के, इन तमाम चीज़ों की जो एक बनता जा रहा है इस हड़तालों का माहौल, इसको कैसे फिर सही करेंगे? देखिए जी, सब जितने भी पेशे होते हैं उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जब टैक्स लगता है तो अगर बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं होता तो फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं होता जमहूरी निज़ाम में कि आप इसको जो ना आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, तो उसके उससे अपने उनको दिखाना। अब सवाल ये है ना कि उसके अंदर जो आर्गूमेंट है वो क्या है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट वाले अगर हड़ताल पे जा रहे हैं तो उनका आर्गूमेंट क्या है, उनके ऊपर कितना बोझ पड़ा, क्या ये बोझ जिन इनके क्लाइंट्स हार सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में, रीजनल मार्केट के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, वहाँ टैक्सेशन का निज़ाम क्या है, हमारे रीजन के अंदर क्या है, और अगर कोई एक्सपोर्टर कम्युनिटी है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर रीजनल मैन्युफैक्चरर्स को देखना चाहिए कि रीजन के अंदर इनकी कॉस्टिंग क्या है और हमारी कॉस्टिंग क्या है। जैसे हमने कहा गवर्नमेंट से कि आप एक काम करें कि दुनिया की किसी भी एजेंसी से आप इसकी एवेल्यूएशन करा लें कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में क्या है। मिसाल के तौर पर आप देखें, एक पोलो शर्ट है जो कि एक आम आइटम है, वो बल्क में बिकता है, कंटेनर लोड्स होते हैं, तो हमने कहा कि आप एक पोलो शर्ट बांग्लादेश से आप ख़रीदें, उसकी क्या कीमत है और हमारे यहाँ क्या कीमत है, फिर उसकी कॉस्ट निकाल लें कि हमारे यहाँ कॉस्ट क्या आती है और उनके यहाँ कॉस्ट क्या आती है। और ये गर्जी है, मैसीज हैं, स्विट्ज़रलैंड की कंपनियाँ हैं, जर्मनी की बड़ी कंपनियाँ जो कि काम कर सकती हैं, फिर उस कॉस्ट के चार्ट को रख लें कि भाई इस कॉस्ट के अंदर अगर पाकिस्तानी को कॉस्ट आती है 90 सेंट की और अगर बांग्लादेश वाले को आती है 80 सेंट की, तो मैं कम्पीट नहीं कर सकता। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस वॉर होती है, उसके बगैर आप माल नहीं बेच सकते। जब आप माल नहीं बेच सकते तो उसके मतलब नहीं बेच सकते, तो उसको आपको देखना चाहिए कि आपको उसकी कॉस्ट को नीचे लाने के लिए जो टैक्सेस हैं उनको भी कम करना चाहिए, और जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, जो भी इनपुट्स हैं आपके, उन तमाम को देखना चाहिए कि कहाँ कहीं ड्यूटी लग रही है, कहाँ ये कॉस्ट कैसे बिल्ड इन हो रही है, मिनिमम वेज को देखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देख के जो है ना हम आपको उस कमोडिटी को, उस आदमी को कॉम्पिटेंट बनाना है, उस इदारे को कॉम्पिटेंट बनाना है। होना ये चाहिए कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आज बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन होगा जब ही हम आगे बढ़ सकेंगे, और नई इन्वेस्टमेंट, नई अपॉर्चुनिटी, बीएमआर जब ही होगा जब हमारी नई इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक। तो अब एक बात कि जहाँ हम देखते हैं कि स्टेट बैंक ने अपनी जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा दिया है, साथ साथ देखते हैं आईएमएफ में हम चले गए हैं, प्रोग्राम आ गया है, साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, एशिया डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है, सब पैसे देने को भी राज़ी हो रहे हैं, हमारी एक रेटिंग अच्छी हो जाएगी, क्रेडिट रेटिंग के अंदर हमें अब अच्छा गिना जाएगा। मईशत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कूल डाउन होने की तरफ जा रही है, सुस्त रवि का शिकार है। आप समझते हैं कि अब डॉलर के प्राइसेस को जो है वो स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे, बल्कि हुकूमत ये कहती है कि पीछे चली जाएगी, कि ये प्राइसेस जो अब जो हो चुके हैं, कि आपको लगता है कि अब डॉलर प्राइसेस मजीद नहीं बढ़े? आईएमएफ के साथ कोई हमारा कोई पहला मुआहदा नहीं है। ठीक। ये 22वीं दफ़ा है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ, आईएमएफ के प्रोग्राम में इनरोल किया अपने आप को और सुन लिया है। ये जब होता है जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, और आज हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक बात तो पक्की है कि आईएमएफ चल रहा था कि इसके ये हैं, इसके फलाना है। कल जब ये मुआहिदा हो गया और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में पहली ट्रेंच भी आ जाएगी, तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर तो आएगा ना जी। देखिए बात ये जो बातें हो रही तो ख़त्म हुई, अब आईएमएफ का जो है ना वो आ गया। आईएमएफ ने जो प्रोग्राम देना था, जो उन्होंने एबिलिटी टू पे क्रिएट करने के लिए जो उन्होंने टैक्सेस लगाने थे,
वो उन्होंने बजट के जरिए सब कुछ कर लिया, जो भी करना था उन्होंने किया। एक स्टेबिलिटी का फैक्टर आ गया। दूसरी बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप IMF के पास जाते हैं, IMF प्रोग्राम में आप अप्रूव होते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप दुनिया की नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई। आपकी क्रेडिबिलिटी के साथ आपको ADB भी लोन देगा और आपका वर्ल्ड बैंक भी देगा, और इस तरह के फाइनेंशियल इदारे जितने हैं वो आपको लोन देंगे कि IMF ने दी है आपको, और कम सूद पर। इंटरेस्ट का रेट बड़ा कम होता है। अभी जो गवर्नमेंट जो अगर ओपन मार्केट से बॉन्ड बेच के लेती है या किसी और तरीके से जब आप लेते हैं, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और IMF की इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है, वर्ल्ड बैंक की, ADB की, सारों की इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है। तो इससे डेफिनेटली हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़ायदा होगा। और जब हमारे पास बैलेंस, और दूसरा हमारे पास जब रिजर्व्स आ जाएंगे तो आपकी वैसी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो डॉलर इतना जो है ना अप्रिशिएट कर गया है, वो मेरा ख्याल है कि वो डिप्रिशिएट करेगा अगर स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, सऊदी अरब ने हमको तकरीबन 3 साल के अंदर $9 बिलियन का डेफर्ड पेमेंट ऑयल का है। हर महीने के $275 मिलियन का ऑयल हमें डेफर्ड पेमेंट पे मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो ना ठीक हो रही हैं, हम डायरेक्शन ठीक है। और कतर ने कुछ पैसे दिए हैं, सऊदीया ने दिए हैं, चाइना ने दिए हैं, UAE ने दिए हैं। तो हम हमारे यहाँ जो हमारा ये जो प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी हैं। लेकिन एक बात हमने ज़रूर देखनी चाहिए, मैं सारी चीज़ों में जब चीज़ें देखता हूँ, कि ये देखिए, हम एक बात हम करते हैं कि अपने घर को जलाकर होली नहीं मना सकते आप। बात आपने जो है ना उसको ठीक करना है। आपने ये जो है ना, ये अगर आपका जो $20 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है साल का, उसको अगर आप कम नहीं करते तो अगले साल $20 बिलियन कहाँ से लाएंगे, उसके बाद कहाँ से लाएंगे? तो आपने अपने घर को पहले ठीक करना है। ऐसी पॉलिसीज़, प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ बनानी है जिससे एक्सपोर्ट बूस्ट करे और इंपोर्ट कम हो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से मैंने ये कहा कि आप चाइना से जितनी इंपोर्ट्स हैं उसमें फ्रंट 20 आइटमें आप ले लें। उस आइटमों को, चाइना से हमारी इतनी दोस्ती है, उनसे आप कहें कि ये 20 आइटमें इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हम लेते हैं, आप ऐसा करें, उसके कारखाने यहाँ पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके जॉइंट वेंचर में लगाएं, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और यहाँ ये इंडस्ट्री लगे। अगर हम आपसे इंपोर्ट करें इतना, तो आप हमारे साथ करें ना। हमको इतने बड़े इंपोर्टर तो नहीं है। उनकी खुद इतनी 1 अरब की आबादी से सब दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, आबादी वो तो खुद शिफ्ट कर रहे हैं। उनके पास फिर इतने प्रॉब्लम है। वो भी तो, चाइना भी तो अपने साथ चाइना ने बांग्लादेश शिफ्ट किया। आपके सफारती ताल्लुकात इतने बुरे हो चुके हैं कि कोई आपके पास, चाइना को हम सी पैक को लेके इतनी हमने कंट्रोवर्शियल बना दिया कि वो भी अब कहते हैं कि भाई चाइना की डेवलपमेंट हमने कर दी, बाकी अब काम आप खुद करें। देखिए, वो उसको ना कहने देना, आप मांगे तो सही। ये बात गलत तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपका 10-12 बिलियन का इंपोर्ट है तो उसमें से मैं तो 20 आइटमों का कह रहा हूँ जो मेजर आइटम्स हैं, उसकी आप हमको जॉइंट वेंचर दें आप। और चाइना के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया है, शिफ्टिंग हो रही है। कंबोडिया, ये अब वियतनाम, इसके अंदर बहुत इंडस्ट्री शिफ्ट की है। इंडोनेशिया में बहुत इंडस्ट्री चाइना ने शिफ्ट की है। बांग्लादेश भी गए थे, हमारी तरफ आए। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और हमारा जो यूटिलिटी जो की अवेलेबिलिटी है उसकी नहीं होने की वजह से वो कहीं और जा रहे हैं। अब ये जो सी पैक है, इसके अंदर भी जो इंडस्ट्री लगेगी वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी यूटिलिटी की अवेलेबिलिटी करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो फिर अब क्या करते हैं, क्या समझते हैं कि कैसे अब जो है ये मईशत को कूल डाउन हो जाएगी? आपको लगता है ये जो ट्रैक आप कह रहे हैं कि ट्रैक पे तो चढ़ गए हैं, तो ये जितने कर्जे अब इस हुकूमत ने लिए हैं, ये तो नहीं होगा कि आने वाली हुकूमत फिर जो है हम देख रहे हो कि इसके ऊपर सियासत हो रही हो कि ये वाली हुकूमत ने इतने कर्जे ले लिए कि अब आगे चलाना मुश्किल हो गया, और फिर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर फिर टैक्सेस का बोझ और बढ़ता हुआ नजर? हुकूमत तो अभी आई है, ठीक है, अभी तो उसको 9-10 महीने हुए, अभी 4 साल पड़े, तो पॉलिसीज़ तो मेरे ख्याल ये चलेंगी आगे भी और उसको होगा। मैं सिर्फ एक ही मेरी एडवाइस है गवर्नमेंट को, अगर आपके तवज्जुह में दे सकूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, और अक्सर मीटिंगें बनी गाला के अंदर संडे को भी होती हैं, मतलब कोई दिन छुट्टी नहीं कर रहे, वो सारा कुछ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को वो चाहते हैं कि जो है ना स्टेबल हो और हमारे यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी आए। गरीब आदमी को हमारे जो है ना, कोई जो एक वक्त का खाना खाता है वो 2 का खाए, जो 2 का खाता है वो 3 का खाए, और सबको रोज़गार मुहैया और सबके यहाँ सबको खुशहाली आए, वो अगर ये चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो ये बात करते हैं कि मेरी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली होना चाहिए और वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए
और जिस तरह की हम सहूलतें, कल भी उन्होंने कहा मेरे सवाल के जवाब में, जब वो टीवी प्रोग्राम आ रहा था, उन्होंने कहा जी हम तो ये चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, और जो है ना इंडस्ट्री आगे बढ़े, और आगे बढ़कर जो है ना उसके अंदर और मज़ीद इंडस्ट्रियाँ लगें, और दुनिया के अंदर ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री वाइबल है और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। अगर इसी पे अमल कर लें, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज बात करते हैं उसी को प्रैक्टिकल अमल करा दें। पाकिस्तान में पिछले दिन अदवार में जो सबसे बड़ा अलमिया रहा वो यही रहा कि हम पॉलिसियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। अगर जो हम पॉलिसियाँ बनाते हैं उसको अगर हम लेटर एंड स्पिरिट में जो फैसिलिटेशन की पॉलिसियाँ हैं, ख़ास करके उनको अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान इज सेकंड टू नन, और एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान आर सेकंड टू नन। वी हैव ऑल द स्किल इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी। आज वी आर सप्लायर टू बेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। अगर हम उनके सप्लायर हैं तो हमारे में कोई खूबी होगी, हम समझते होंगे, हम क्वालिटी बना सकते होंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि हम गियर्ड अप हैं इस नई गवर्नमेंट के साथ, कि हम जो है ना आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमारी बात सुने और जो हमारे मसाइल हैं उसको हल करें। हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं करते कि कोई नॉन जेन्युइन हो। हमारे पास अगर सॉलिड आर्गूमेंट है तो उस मुतालबे को आप सुने और उसको हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज जो इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जो है बिज़नेस कम्युनिटी के वो मसाइल और ख़ास करके मईशत के ऊपर बात करी। ज़ुबैर मोतीवाला साहब उन्होंने हमें टाइम दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ फिर लेके आएंगे और देखेंगे कि क्या मईशत के और किस तरीके से जो तमाम तर इस वक्त हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा दावे कर रही है कि अब जो है जो मईशत है वो ट्रैक पर चढ़ गई है, और आने वाले दिन देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कैसे होंगे। अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।